वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। मृणाल सर का हम लोग पीडीएफ कर रहे थे दोस्तों, जिसमें 12 पार्ट हो चुके हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 13 से करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं जीरो आई एस का चैनल और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं राहुल बर्नवाल, जो एक ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर है दोस्त। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी मेंस में 2020 में और यूपी पीसीएस मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का मृणाल सर का लेक्चर। ये पार्ट 13 है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग 12 पार्ट कर चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 13 है। तो हम लोग कहाँ तक किए हैं दोस्तों, तो आगे हम देखेंगे कहाँ तक किए, उसके बाद हम लोग एक्सटेंड करते हैं आने वाले पार्ट में। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ तक लेक्चर नंबर जो है इसके पहले लेक्चर में कर चुके थे, लेक्चर नंबर 10 में, और लेक्चर नंबर 11 में हम लोग स्टार्ट किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज हम लोग लेक्चर 10 का जो बाकी का पोर्शन है दोस्तों वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आते रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 114 से। ठीक है, तो देखिए डिजिटल लेंडर, डिजिटल मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में, लेंडर, लेंडर मतलब उधार देता है। तो आरबीआई क्लासीफाई करता है इसको 3 कैटेगरी में। ठीक है, कुछ जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है, जैसे बैंक, और P2P मतलब होता है पीयर टू पीयर लेंडर, जिसे आप पीयर टू पीयर मतलब किसी आदमी को ज़रूरत है पैसे का और किसी दूसरे आदमी के पास पैसा है, तो ये डायरेक्ट पैसा इसको दे सकता है। तो इसको भी रेगुलेट, इसको बोलते हैं P2P। तो इसको रेगुलेट कौन करता है दोस्तों, आरबीआई। ठीक है, उसके बाद कुछ बॉडी जो लोन देता है, पैसा उधार में देता है ऑनलाइन, लेकिन उसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है। जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड है, जिसको रेगुलेट कौन करता है दोस्तों, सेबी। उसी तरह कुछ लोन्स जिसको कोई रेगुलेट नहीं करता है, अपने आप वो रेगुलेट होता है। ठीक है, जैसे गुंडा माफिया है ये सब। ठीक है, अगर पता चल जाता है कि सामने वाला आदमी गलत तरीक़ा से लोन दिया है, तो इन जो कैटेगरी है गुंडा माफिया को सरकार उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। तो याद रखिएगा जो डिजिटल लेंडर होते हैं जो ऑनलाइन पैसा देते हैं, वो 3 टाइप का आरबीआई क्लासीफाई करता है। एक वो जो आरबीआई रेगुलेट करता है जैसे बैंक्स और पीयर टू पीयर लेंडिंग, कुछ सेबी रेगुलेट करता है जैसे वेंचर कैपिटल फंड, जैसे ऑनलाइन जो लोन्स दिया जाता है, और कुछ गुंडा माफिया। ठीक है, तो ये है। उसके बाद 2 टर्म है रिलेटेड दोस्तों, एक है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और दूसरा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो 2 टाइप का देखेंगे डिफरेंस, एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी और दूसरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आपने सुना भी होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में क्या होता है। तो देखिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, और जो एजेंसी है उसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी। ठीक है, याद रखना क्या है, एजेंसी सी कहीं लग रहा है, तो सेबी में भी एस कहीं लग रहा है, सेबी। ठीक है, याद हो गया। एग्जाम्पल क्या है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी का, सिविल है, कुछ नाम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का याद कर लीजिए, केयर है, आईसीआर है, मूडी, फिच, ये सब आपको याद होगा। ठीक है, अच्छा क्या काम है किसका, तो ये इंडिविजुअल आदमी का देखता है कि वो पैसा लेने के लायक है या नहीं, लो उधार लेने के लायक है कि नहीं, उसको बोलते वो किनका काम है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। इनका क्या काम है, वो देखता है कि कंपनी पैसा लेने के लायक ये है कि नहीं। तो ये इंडिविजुअल को करता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो किसको करता है, कंपनी को करता है, ऑर्गेनाइजेशन को करता है, सरकार को करता है। ठीक है, इंडिविजुअल को नहीं करता है। ठीक, रेटिंग जो होता है अलग अलग स्कोर होता है, जैसे सिविल स्कोर होता है 300 से 900, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि कोई स्कोर होता है। ये कोई अल्फ़ाबेट सिंबल यूज करता है, जैसे AAA, ठीक समझ गए। जितना अच्छा स्कोर होगा मतलब उतना अच्छा आप आसानी से लोन ले पाएंगे, चाहे वो क्रेडिट, अगर इंफॉर्मेशन कंपनीज का देखें तो इंडिविजुअल का रेटिंग देता है, और ये आपका कंपनी का देता है। याद रखना है, ये आरबीआई करता है, सेबी करता है। समझ में आ गया ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आया था 2022 में दोस्तों कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में बोल रहा है कि रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये गलत है, भले आपको नहीं भी पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या, कोई संस्था का नाम है, यूपीएससी जनरली संस्था का नाम को जनरली गलत देता है, कोई आदमी का नाम गलत देगा, किसी का संख्या गलत देगा। ठीक है, अगर पता है सही तभी मारिए, नहीं तो उसको आप क्रॉस कर दीजिए। जैसे ही पहला काटे आपका, पहला ये तीनों जो है कट गया, है ना, डायरेक्ट मिल गया 2 और 3। तो ब्रिक वर्क रेटिंग इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, हमने देखा। देखिए ब्रिक रेटिंग, ठीक है, इंडिया का है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दोस्तों
रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली इकरा इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो अपना शेयर इशू कर सकती है मार्केट में। होता है ना प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, अब कुछ लिमिटेशंस है कितना शेयर इशू कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे डिटेल में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स, ठीक है। कुछ NBFC देखते हैं जो रेगुलेट करता है सेबी के द्वारा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, बैंकिंग। बैंक्स में हम लोग क्या देखे नॉन बैंक, बैंक में क्लासिफिकेशन देख लिए। नॉन बैंक में हम लोग देख रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो अब शुरू से लेक्चर को देखिए तो एक आपको फ्लो दिखेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक। तो देखिए स्टॉक ब्रोकर को हिंदी में समझ लिए दलाल होता है। ब्रोकर मतलब दलाल। आप रूम लेने जाते हैं कहीं पे, दिल्ली में कोई बच्चे का रूम लेते हैं तो उनको ब्रोकर के थ्रू मिलता है। तो ब्रोकर क्या करता है, जितना भी पैसा रहता है रेंट का, मान लीजिए एक महीने का रेंट का है 10,000 मान लो, तो ब्रोकर बोलेगा हम रूम आपको ढूंढ के देने में 50% चार्ज करेंगे, मतलब 5,000 रुपया वो ले लेगा शुरू महीना में, ठीक है। उसी तरह स्टॉक ब्रोकर क्या होता है दोस्तों, अगर आपको शेयर खरीदना है, ठीक है, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है, बॉन्ड खरीदना है। शेयर मतलब क्या होता है, शेयर आप खरीदते हैं तो उस कंपनी का आप हिस्सेदार हो जाते हैं। जितना आप शेयर खरीदेंगे, मान लीजिए किसी कंपनी का 5% शेयर खरीदें तो आप मतलब उस कंपनी के 5% हिस्सेदारी आपकी हो गई, ठीक। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक तरह का होता है लोन, ये शेयर नहीं होता, याद रखिएगा। शेयर अलग चीज़ है, शेयर होंगे तो आप कंपनी के एक तरह का समझ लीजिए हर का मालिकाना आपको हक मिल गया। लेकिन जब आप किसी कंपनी को बॉन्ड खरीदते हैं तो बॉन्ड में आप उसको उधार देते हैं, ठीक है। जब बॉन्ड उधार देते हैं तो आपको मालिकाना हक नहीं मिलता, बल्कि आपको ब्याज मिलता है, समझ में आया। और शेयर में क्या मिलता है, प्रॉफिट। जब शेयर का कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी आपको शेयर में फ़ायदा होगा, लेकिन बॉन्ड में ऐसा नहीं है। बॉन्ड अगर आप किसी कंपनी का खरीदते हैं तो कंपनी को फ़ायदा हो या नुकसान हो, आपको ब्याज मिलते रहेगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो जो स्टॉक ब्रोकर है वो क्या करता है, जो क्लाइंट होता है उसको मदद करता है शेयर को खरीदने और बेचने में, ठीक है। इसके बदले वो चार्ज करता है, और कौन सा शेयर को खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है वो उसको कस्टमर बताता है कि हमको इस कंपनी का शेयर खरीदना है। तो उसी का जो भी वो आदेश देता है उसके आधार पे स्टॉक ब्रोकर जो होता है दोस्तों वो खरीदता है शेयर, ठीक है। जैसे एग्जांपल है मोतीलाल ओसवाल, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, बस याद रखना है। ये आदमी बोलेगा कि ये शेयर खरीदो तो वो शेयर उसको खरीद के दे देता है और बदले में वो कमीशन लेता है, ठीक है, दलाली लेता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये भी इसी के टाइप का है, लेकिन इसमें आदमी नहीं बताता है कि हमको इस कंपनी का शेयर है। खाली यहाँ आदमी क्या दे दिया, पैसा दे दिया किसको, म्यूचुअल फंड को। और म्यूचुअल फंड खुद अपने से डिसाइड करता है कि कहाँ पे हमको पैसा लगाना है, और फिर उससे जो भी प्रॉफिट होता है उसके बदले में म्यूचुअल फंड कुछ कमीशन चार्ज करता है, और फिर अपना प्रोसेस होता है। प्रोसेस दोनों का सेम है, बस याद क्या रखना है, ये अपने म्यूचुअल फंड अपने मन से पैसा कहाँ पे लगाना है वो डिसाइड करता है, और स्टॉक ब्रोकर जैसा उसका कस्टमर बोलता है उसके आधार पे लगाता है, लेकिन कमीशन दोनों चार्ज करते हैं। बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह रिट्स और इनविट्स क्या है, ये भी एक तरह का समझ लीजिए म्यूचुअल फंड है जो पैसा कहाँ पे लगाता है, रियल एस्टेट में, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में। समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है। तो देखिए कोई भी कंपनी, अगर मान लीजिए कोई शेयर आपको इशू करना है, टाटा को मान लीजिए शुरू में शेयर इशू करना है, तो आपको बताना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए 0IAS का चैनल है, ठीक है, अगर हमको इसका एडवर्टीजमेंट कराना है तो मुझे बताना पड़ेगा ना 0IAS राहुल बर्नवाल के द्वारा है, ये यहाँ EPFO में सिलेक्टेड है, UPSC का मेंस दिया है 2020 का, UPSC का मेंस दिया है, मेरा ये कंपनी का लोगो है कोचिंग का, ठीक है, ये मेरा फ़ोटो रहा। तो जो भी ये जिस तरह एक आदमी को अपना पहचान बताना पड़ता है कि मैंने क्या क्या किया है, मैं मेरा क्या प्रॉफिट है ना, उसी तरह कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में अपना लाने का बात करती है, ठीक है, तो उसके लिए भी उसका पूरा जो प्रिपरेशन होता है, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन होता है, उसको प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से जो है, ये बैंक कोई नहीं है, याद रखिएगा। ये पूरा अंडर राइटिंग, ये सब अंडर राइटिंग मतलब यही सब है जो पूरा फॉर्मेटिंग बना रहा है उस कंपनी के बारे में, कितना इसके पास पैसा है, कितना क्या है, वेल्थ क्या है, पूरा जो क्रिएट किया जा रहा है उसको करने के लिए कुछ आदमी होते हैं, कुछ कंपनियां होती है, उसी को इन्वेस्टमेंट बैंक बोलते हैं। बात समझ में आया। ये कोई बैंक नहीं है, बस नाम से आप समझ लीजिए वो इन्वेस्टमेंट बैंक बोला जा रहा है। बात समझे, ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ गए। तो क्या करता है, ये अंडर राइटिंग करता है। वही अंडर राइटिंग मतलब वही पूरा फॉर्मेटिंग तैयार किया, मर्जर एंड एक्विजिशन, कंपनी को कैसे मिलाना है कैसे नहीं मिलाना है,
बड़े बड़े अंबानी है उसका वेल्थ को किस तरह से मैनेज करना है वो सब है। जैसे कोटक महिंद्रा एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट बैंक का, सिटी ग्रुप है, बैंक ऑफ अमेरिका है, ये सब है। तो बात समझ में आए? ठीक है। सेबी ने याद करिएगा एक इम्पोर्टेंट की चीज़ क्या है कि पेमेंट बैंक आप इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम कर सकते हैं। अगर पूछेगा यूपीएससी क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट बैंक से तो ये ज़रूर पूछेगा, ठीक है, कि पेमेंट बैंक आप काम कर सकता है इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में। तो याद आपको करना है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, PIB पेमेंट बैंक अब काम करेगा इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में, याद हो जाएगा। PIB पेमेंट बैंक काम करेगा अब इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड मतलब वेंचर मतलब होता है रिस्की। तो कोई जब नया नया बिजनेस स्टार्टअप खोलता है दोस्तों तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आदमी स्टार्टअप में पैसा लगाता है शुरू शुरू में, उसको ग्रोथ में मदद करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड। बात समझे? जैसे देखिए जो अनअकैडमी था शुरू में एक स्टार्टअप था, धीरे धीरे बहुत ग्रोथ किया था। शुरू में बोला जाता है कि इसमें जो है TCS ने पैसा लगाया था। तो जो कंपनी ऐसे स्टार्टअप में पैसा लगाती है जो अभी अभी शुरू हुआ है ग्रो करना, मतलब रिस्की है, जिसमें रिस्क है पैसा लगाना, उसी को बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड, ठीक। ये सबको भी जो रेगुलेट करता है दोस्तों वो कौन करता है? सेबी करता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि सेबी के द्वारा क्या क्या रेगुलेट होता है। तो स्टॉक ब्रोकर होता है, म्यूचुअल फंड होता है, रिट्स इनविट्स होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, वेंचर कैपिटल फंड होता है। बात समझ में आया? आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। कुछ NBFC जो रेगुलेट किया जाता है और के द्वारा, जैसे एक संस्था है IRDA जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस सेक्टर को, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो। लाइफ इंश्योरेंस मतलब मरने के बाद आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा, और दूसरा नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब जैसे गाड़ी वाड़ी का इंश्योरेंस, ठीक है, गाड़ी का, घर का, ये सब, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस भी मरने का नहीं होता है, कोई बीमार पड़ गया या हाथ पैर टूट गया उसका भी, एक्सीडेंट का भी। नॉन लाइफ मतलब गाड़ी साड़ी का, ठीक। उसके बाद PFRDA पेंशन को रेगुलेट करती है। PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जितने भी पेंशन फंड है दोस्तों सबको रेगुलेट करती है। EPFO को रेगुलेट नहीं करती है, ठीक है। EPFO को रेगुलेट PFRDA नहीं करती है, इसका खुद से रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, श्रम मंत्रालय जो के द्वारा इसका रेगुलेशन होता है, ठीक। नेशनल हाउसिंग बैंक भी एक क्या है? NBFC है। तो ये किसको रेगुलेट करती है? पहले ये देखिए सब रेगुलेट करती थी जितना भी इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो घर बनाने के लिए पैसा मुहैया करवाती है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनियों को, ऐसे कंपनियों को पैसा मुहैया करवाती है जो घर बनाते हैं। जैसे DHFL घर बनाने का कंपनी है, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस, तो उसको ये रेगुलेट करती थी पहले। लेकिन अब क्या हुआ कि नेशनल हाउसिंग बैंक का पूरा मालिक कौन बन गया? सरकार। तो RBI ये बोली कि सरकार अगर इसका मालिक है तो सरकार को रेगुलेट इनको नहीं करना चाहिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, भले इसका मालिक सरकार है। लेकिन नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जितने भी इंडिया में उसको हम रेगुलेट कौन करेगा? RBI, ये आप याद रखिएगा। NHB का पहले मालिक था सर RBI, तो नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करती थी हाउसिंग फाइनेंस को। लेकिन जब से सरकार ने इसको ख़रीद लिया है, मालिकाना हक इसका शेयर, तो RBI अब मालिक नहीं रहा नेशनल हाउसिंग बैंक का। लेकिन तो नेशनल हाउसिंग बैंक अब क्या करेगी? रेगुलेट नहीं करती है घर को। अब कौन रेगुलेट करता है? RBI। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है वो निधि कंपनी को रेगुलेट करती है, ठीक। निधि कंपनी क्या होता है? एक तरह का समझिए म्यूचुअल बेनिफिट क्लब होता है। एक क्लब होता है, जैसे होता है ना, आप सुने होंगे कि घर में कमेटी से होते हैं, कमेटी होता है गांव में जिसमें बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं, और फिर इसमें से कोई पैसा निकालता है तो जितना पैसा वो निकालता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा वो ब्याज के रूप में देता है, तो सबको पैसा मिलता है। उसी को हम लोग बोलते हैं निधि कंपनी दोस्तों। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट क्लब है, सिर्फ मेंबर इसको बोरो कर सकते हैं। तो इसको जो रेगुलेट करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स करता है। उसी तरह माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है दोस्तों उसको भी जो मोटा मोटी रेगुलेट करता है वो RBI भी करता है, और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री भी करता है। उसी तरह चिट फंड होता है दोस्तों, शारदा चिट फंड आपने नाम सुना होगा। तो उसको जो रेगुलेट करता है दोस्तों वो कौन करता है? उस राज्य का सरकार, मतलब स्टेट रजिस्ट्रार करता है। ये भी एक तरह का उसी टाइप का स्कीम जिसमें लोग पैसा डालते हैं दोस्तों मंथ में, और कुछ लोग उसको बाहर पैसा उधार में लेते हैं,
और थोड़ा सा जितना उधार लिए 10,000 मान लिए उधार लिए तो 11,000 वो रिटर्न करेंगे, तो बाकी लोगों में 11,000 रुपया बट जाएगा। उसी को बोलते हैं चिट फंड। समझ में आ गया। तो जो चिट फंड का काम है वही काम दोस्तों आपका निधि कंपनी का है, लेकिन अंतर ये है कि निधि कंपनी है तो कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय, और चिट फंड को करता है स्टेट का रजिस्ट्रार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह एक टर्म होता है दोस्तों शैडो बैंकिंग। शैडो मतलब आभासी या प्रतीक छाया बैंकिंग, मतलब ऐसा बैंकिंग जो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो कॉमर्शियल बैंकिंग सेक्टर है उसके अगेंस्ट, जैसे आपको SBI दिख रहा है कि भाई उसका ब्रांच है, मतलब ये काम तो करता है बैंकिंग का ही, लेकिन ये पूरी तरह से रेगुलेट नहीं किया जाता है RBI के द्वारा, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रेगुलेशन है, इसीलिए इसको आभासी या प्रतीक छाया बोलते हैं। बात समझ में। तो ये जो पैसा लाता है दोस्तों कहाँ से लाता है, तो ये बैंक से पैसा लाता है अपना, ये इशू करता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर मतलब एक कागज़ का टुकड़ा होगा जिसमें बोलेगा कि हम जो है, हमको ये कागज़ का टुकड़ा है, इसमें हम साइन कर दे रहे हैं। ठीक है, कौन साइन कर देगा, ये शैडो बैंकिंग वाला साइन कर दिया और बोलेगा कि इस कागज़ का टुकड़े का दाम है 10,000 रुपया, तुम हमको अभी दे दो 10,000 रुपया, 10 साल के बाद हम तुमको 10,000 की जगह कितना दे देंगे, 10,100 रुपये दे देंगे, तो 100 रुपया आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। उसी को बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर के थ्रू या बैंक से उधार लेके थ्रू जो है ये पैसा कमाता है कौन, शैडो बैंकिंग। तो जितना पैसा कमाता है फिर उससे ये लोगों को उधार में देता है लोन, तो उसके बाद जो भी इसको बेनिफिट होता है तो वो अपने पास रखता है, बाकी जो है जिसे जिसे लिया उसको ब्याज दे देता है। समझ में आया। तो शैडो बैंकिंग, तो शैडो बैंकिंग को भी RBI पूरी तरह से रेगुलेट नहीं करता है, इसीलिए इसको शैडो बोलते हैं। शैडो मतलब क्या होता है, जिसको हम आभासी रूप उसको देख नहीं पाते हैं, और उसको देख तो पाते, आप अपनी छाया को देख सकते हैं लेकिन क्या उसको टच कर सकते हैं, नहीं टच कर पाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए तो क्या क्या है शैडो बैंकिंग का, थोड़ा एग्जांपल क्या है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी LDMFC। LDMFC मतलब लिक्विड डेप्ट म्यूचुअल फंड, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। रिटेल NBFC ये सब भी है। ठीक, तो शैडो बैंकिंग का जो एसेट होता है, मतलब जो भी इसका परिसंपत्ति होता है दोस्तों, वो रिस्की होता है। क्यों, क्योंकि RBI उसको रेगुलेट नहीं कर रही है तो उस पर जो तो कहीं से उधार लिया या किसी को उधार दिया, तो रेगुलेशन जब है ही नहीं, RBI पूरी अच्छी तरह से रेगुलेट कर ही नहीं रही है, तो वो क्या करेगा, फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मतलब पैसा लोग बोलेगा कि नहीं हम पैसा लोगों को जो लिए था नहीं देंगे। इसीलिए इसका रिस्क एसेट जो होता है वो रिस्की होता है, इसलिए बार बार इसका जो है क्राइसिस होता है और ये घाटे में चली जाती है, जैसे आयरलैंड FS क्राइसिस हुआ। ठीक, समझ में आ गया। उसी तरह एक टर्म रिलेटेड है दोस्तों इस्लामिक बैंकिंग। ये भी एक तरह का NBFC है, लेकिन भारत में इसको परमिशन नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग मतलब ये नहीं कि वो इस्लाम के पैसा देगा, नहीं। इस्लामिक बैंकिंग का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली जो पैसा लोगों को देता है, ठीक है, पैसा देता है लेकिन उससे ब्याज नहीं लेता है, क्योंकि इस्लाम में ब्याज लेना क्या है, इंटरेस्ट लेना एक हराम माना जाता है, मतलब मनाही है। इसीलिए यह क्या करता है, जो भी पैसा इसको मिलता है, ये कोई कहीं से कोई बिल्डिंग खरीद लेगा, कुछ खरीद लेगा, तो बिल्डिंग में फिर ये क्या देगा, उसको रेंट पे दे देगा, तो उससे जो भी फ़ायदा होगा दोस्तों उसको ये कमाता है। लेकिन RBI बोला कि हम अभी इसको अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखिए इस्लामिक बैंकिंग क्या है मोटा मोटी। ठीक, उसके बाद अगला जो है इसमें इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है। इसका मतलब ये है जो गुंडा मवाली जो होता है, जो डरा धमका के सबसे पहले पैसा देता है लोगों को, लो मेरे से पैसा ले लो, और नहीं देते हैं तो धर के कूटता है और वापस में पैसा लेता है, उसी को बोलते हैं इनफॉर्मल फिनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, अनौपचारिक वित्तीय मध्यस्थ। समझ में आ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते हैं और पैसा का डरा कर धमका के पैसा वसूलते हैं। समझ में आया। तो RBI इसको रेगुलेट नहीं करता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना इसका कानून है, जैसे गुंडा एक्ट है, बॉम्बे का मनी लेंडर्स एक्ट है, उसके द्वारा उनको कूटा जाता है पकड़ के। ठीक है, कुछ टर्म है इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी देख लीजिए, जैसे इंडिजीनियस बैंकर होते थे, मतलब देसी बैंकर, और दूसरा मनी लेंडर। मनी लेंडर तो आपको पता है साहूकार बनिया। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में इनको श्रॉफ बोलते थे रस्तोगी बोलते थे, चेतियार। तो ये पैसा कहाँ से लाते थे, तो ये क्या करते थे दोस्तों, पब्लिक से पैसा लेते थे। पब्लिक से पैसा लेते थे, कैसे कमाते थे पैसा, तो देखिए मान लो राम है, ठीक है, राम को अपने माँ को पैसा भेजना है, ठीक, तो ये बोल देगा इंडिजीनियस बैंकर कि अच्छा ठीक है हम भिजवा देंगे पैसा तुम्हारा
10,000 रुपये तुमको भेजना है ना, ठीक है, तुम हमको 10,100 रुपये दे दो, तुम्हारे मम्मी को हम 10,000 रुपये भेज देंगे और 100 रुपये हम कमा लेंगे उसमें, ठीक है। तो ये बोलेगा ठीक है। तो ये जो इंडिजीनियस बैंकर होता है दोस्तों, ये पब्लिक से ही पैसा कमाता है, ये अपना पैसा नहीं लगाता। अब इसी से ये 100 रुपये कमा लिया, ठीक है। उसी को इसी ये जो प्रोसेस हुआ ना दोस्तों कि राम का पैसा इसकी माँ के पास चला गया, तो जिस माध्यम से गया उसको हम लोग हुंडी बोलते हैं। इसको लेके यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था एक बार, ठीक है, हुंडी के बारे में, ठीक। दूसरे टाइप के लोग होते हैं मनी लेंडर, जो साहूकार बनिया होता है। ये क्या करता है, पैसा पब्लिक को अपना देता है, अपना पैसा पब्लिक को देता है और उसके मतलब क्या ब्याज कमाता है। जैसे राम को उसकी माँ को पैसा भेजना है 10,000, ठीक है, तो ये बोलेगा, ये वाला आदमी मनी लेंडर बोलेगा ठीक है, हम तुमको तुम्हारी माँ को जो है 10,000 रुपये दे देते हैं, बदले में हमको तुम 10,100 रुपये दे देना 1 महीने के बाद, ठीक है। तो ये क्या किया, राम बोला ठीक हम दे देंगे। तो राम क्या किया, 1 महीने के बाद 10,100 रुपये दे दिया। और ये जो आदमी की इसकी माँ को कितना दिया था शुरू में, 10,000, तो ये कितने रुपये कमा लिया, 100 रुपये कमा लिया। तो जो ये पैसा दिया था राम की माँ को इस आदमी ने, वो अपना पैसा दिया था, मनी लेंडर था, इसलिए उसको मनी लेंडर ब्रोकर्स बोलते हैं। बात समझ में है। तो ये अपना पैसा को लगाता है, ठीक। चलिए, तो इस तरह से हम लोग का जो ये टॉपिक था दोस्तों वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं बैड लोन्स क्या होता है और भी एनपीए ये सब के बारे में, ठीक है। चलिए, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, हड़बड़ाइए मत। लेक्चर थोड़ा डिले हो रहा है मुझे पता है, लेकिन टाइम भी सफिशिएंट है। मुझे ईपीएफओ का भी थोड़ा देखना पड़ता है, तो दोनों को बैलेंस करके करना है। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। सिंगल आदमी हूँ, खुद ही सब करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बैड लोन्स एंड अदर बर्निंग इशूज इन बैंकिंग। बैड लोन क्या होता है, देखिए लोन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है इंटरेस्ट, मतलब जो ब्याज के आधार पे अगर हम देखेंगे तो लोन्स 2 टाइप का होता है। एक होता है वो लोन जिस पे ब्याज फिक्स होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं राम है, ठीक है, एक आदमी से उधार लिया, कितना लिया, 10,000। तो ये आदमी बोला कि देखो हर महीना हम जो है तुमसे 10% चार्ज करेंगे, हर साल तुम हमको 10% देना, ठीक है। तो 10,000 का 10% कितना हो गया दोस्तों, 1,000 रुपया हर साल उसको ब्याज लगेगा। तो इसमें क्या है कि जो भी ब्याज लग रहा है दोस्तों वो 10% फिक्स हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं फिक्स इंटरेस्ट लोन, ठीक है। इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा, कि ये नहीं कि 1 साल के बाद कुछ और, नहीं, जब तक लोन रहेगा तब तक आपको 10% देना पड़ेगा, ठीक। एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो फ्लोट करता है, मतलब चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पढ़े थे एक कि बेस रेट पढ़े थे, है ना, MCLR पढ़े थे, और एक पढ़े थे एक्सटर्नल बेंचमार्क। एक्सटर्नल बेंचमार्क में हमने देखा था दोस्तों कि जो RBI बोला था बैंकों को, देखिए रेपो रेट हम जो कम करते हैं वो आप तुरंत उसको कम नहीं करते, इसीलिए आप एक्सटर्नल बेंचमार्क को फिक्स कर लीजिए, जिसमें आप ट्रेजरी बिल, अब क्या होता है इसको डिटेल में, ट्रेजरी बिल 91 डेज का, ट्रेजरी बिल 182 डेज का, ये सबको आप पैरामीटर से डिसाइड कीजिए। इसके अलावा आप इसको बोलते थे एक्सटर्नल बेंचमार्क, मतलब ट्रेजरी बिल में क्या प्रॉफिट हो रहा है और ट्रेजरी बिल में क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसको आप एक बेंचमार्क के रूप में फिक्स कर लीजिए। फिर आप उसमें से अपना जो है रिस्क जोड़िए कि जो कम पैसा आप दे रहे हैं उसमें कितना रिकवर लेने में, वापस लेने में रिस्क है, बैंकों को ये बोला। और स्प्रेड का मतलब होता है आपका प्रॉफिट क्या रहा। तो ये तीनों के आधार पे फिर डिसाइड कीजिए, वही इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट है वो देखिए किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क पे डिपेंडेंट है, जो ट्रेजरी बिल पे क्या ब्याज मिलता है, तो वो 191 दिन वाला पे, 182 दिन वाले पे। स्प्रेड मतलब आपका प्रॉफिट क्या है, और रिस्क जो पैसा आप दे रहे हो उसमें रिस्क क्या है। तो देखिए इसमें क्या था कि इंटरेस्ट रेट फिक्स था, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं था, इसमें ये डिपेंडेंट है ये तीनों पे, इसलिए फ्लोट करेगा, जैसे ही रिस्क चेंज करेगा वैसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा। तो लोन जो जिसका इंटरेस्ट रेट फ्लोट करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसको भी रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, और समय पे ये वेरी करते रहता है, ठीक है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन में ही एक टाइप होता है टीजर लोन। टीजर लोन का मतलब आपने सुना होगा, बोलते हैं जैसे कि आपने शुरू में कि मात्र 1% पे उधार लीजिए, तो ठीक पब्लिक को लगता है अरे यार कि 1% पे तो दे ही रहा है, तो आप अगर 10,000 लेते हैं तो उसका 1% कितना होगा, 100 रुपया ही तो लग रहा है।
तो शुरू में क्या होगा, टीचर लोन का मतलब ये हुआ कि शुरू में ब्याज रेट बहुत कम लेगा वो, ठीक है, बहुत कम। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ते जाएगा ये 1% से बढ़ा के 2%, 3%, 10% करते रहेगा। तो टीचर लोन जो है क्या है, एक तरह का फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन है ना, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहा है, लेकिन शुरू में बहुत कम होगा और धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएगा। आरबीआई इसको बैन नहीं किया, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, याद रखिएगा। टीचर लोन जो होता है उसको आरबीआई बैन नहीं किया है, टीचर लोन आपको अभी भी मिल रहा है शुरू में, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम चार्ज किया जाता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है, लेकिन आरबीआई इसको रेगुलेट कर रहता है, ठीक है। तो ये था इंटरेस्ट रेट के आधार पे लोन का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं कि बोरोवर के आधार पे इंटरेस्ट लोन का कैसे, बोरोवर अलग अलग टाइप के उधार लेने वाले लोग होते हैं, तो उसके आधार पे लोन को कैसे बांटते हैं। तो देखिए एक बोरोवर वो होगा, जैसे मान लीजिए एक बोरोवर है, जैसे टाटा है, मान लीजिए ठीक है। टाटा क्या है कि टाटा जो है जितना उधार ले रहा है वो उसको बार बार उसके पास क्षमता है कि वो पेमेंट कर देगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम बोरोवर, जिसके पास कैपेसिटी है कि जो भी वो उधार लिया वो वापस कर देगा। दूसरा होता है सब प्राइम बोरोवर, ठीक है, वो एक आदमी हो सकता है। मान लो अगर सब प्राइम बोरोवर मतलब उसके पास क्षमता नहीं है कि वो लोन को वापस कर पाएगा, डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रिपे लोन, ठीक। उसी तरह जब कोई कंपनी पैसा देने की क्षमता में नहीं रहती है तो उसको हम लोग ओवर लेवरेज्ड कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवर लेवरेज बोरोवर जो एक कंपनी होता है, ठीक। मतलब इतना वो पैसा ले लिया है कि उसको वापस नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसी में देखिए दोस्तों, सब प्राइम बोरोवर में एक टर्म था वही होम लोन जो था यूएसए में, जैसे कि एक बार क्राइसिस हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बहुत लालच देके बोल दिया गया कि लो लो टीचर लोन लो। टीचर लोन मतलब उन्होंने बताया था बहुत कम ब्याज में तो सब लोन ले लिए, ये उम्मीद से धनाधन घर में वहाँ पे लोग सब जो है इन्वेस्ट करने लगे। इतना लोगों ने वहाँ पे घर वर बना दिया कि घर का सप्लाई घर इतना बन गया कि लोग अब उसका डिमांड ही नहीं करने लगे। तो घर का प्राइस क्या हुआ दोस्तों, क्रैश कर गया, ठीक है, प्राइस क्रैश कर गया। तो जो जो लोन लिए थे वो लोन वापस नहीं कर पाए, तो वहाँ पे पूरा जो है पूरा सिस्टम चौपट हो गया था। तो उसी को बोलते हैं ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस, समझ में आया। चलिए आगे देखिए, तो ओवर लिवरेज कंपनी का मतलब ये हुआ इतना वो उधार ले लिया है कोई कंपनी कि वो वापस वो दे ही नहीं पाता है, ठीक। एक होता है जॉम्बी लेंडिंग। जॉम्बी लेंडिंग का मतलब ये है जब कोई बहुत, जॉम्बी मतलब क्या होता है, जो आदमी अपना ही खून पीता है। तो जब कोई आदमी अपना ही खून पिएगा मतलब वो अपने को कमज़ोर कर रहा है ना। तो जॉम्बी लेंडिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई कमज़ोर बैंक, ठीक है, ऐसे आदमी को लोन देता है जो लोन वापस कर ही नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए कमज़ोर बैंक का एग्जांपल क्या है, जैसे IL&FS है, आपने सुना होगा, बहुत कमज़ोर बैंक था, पहले तो स्ट्रॉन्ग था लेकिन अभी बहुत कमज़ोर है। IL&FS अभी कमज़ोर बैंक है और ये मान लीजिए दे लोन किसको, माल्या को। तो माल्या खुद ही ख़त्म आदमी है, ये लोन तो दे ही नहीं पाएगा। IL&FS पहले से ही कमज़ोर है, तो लोन देगा तो क्या होगा, ये खुद ही को मार रहा है ना। उसी को बोलते हैं जॉम्बी लेंडिंग, जब कोई कमज़ोर आदमी को लोन दे रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जॉम्बी लेंडिंग। तो यूपीएससी ने प्री में 2011 में क्वेश्चन पूछा था कि जो टीचर लोन होता है दोस्तों, जो कमर्शियल बैंक देता है, हमने बताया था कि जिसमें इंटरेस्ट है शुरू में बहुत कम होता है लेकिन बाद में क्या होता है, ज़्यादा होते रहता है। तो वो एक मतलब हम लोग का मुद्दा है, मतलब टेंशन की बात है ना। क्यों, तो बोला टीचर लोन्स आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक्स में बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर इन फ्यूचर। बोला टीचर लोन अगर हम देते हैं तो इस एक तरह का सब प्राइम लेंडिंग है, मतलब ऐसे लोगों को लोन दे रहे हैं जिसको नहीं भी क्षमता है पेमेंट करने का, वो भी ले रहा है लोन। तो वही बात है ना, अगर 1% 2% पे देगा, बोलेगा 1% पे लोन ले जाओ, लो बेटा लोन जितना लेना है लो, तो जो भी आड़ू पाड़ू आएगा सब ले लेगा लोन, है ना, ओंगा बोंगा सब ले लेगा। तो उससे क्या होगा कि हम लोग का ये चांस है कि फ्यूचर में वो लोग लोन नहीं दे पाएंगे। रिक्शा वाला भी लोन ले रहा है, ऑटो वाला भी लोन ले रहा है, क्यों, क्योंकि लोन का रेट बहुत कम है, टीचर लोन है, इसलिए रिस्क होगा उसमें, ये एकदम सही है। इसलिए हम लोग का ये दिक्कत है और समस्या का मुद्दा है। दूसरा, इन इंडिया द टीचर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट। बोला इंडिया में टीचर लोन दिया जाता है उन लोगों को जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। टीचर लोन इंडिया में किसको दिया जाता है दोस्तों, जो
बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं जिनको लग रहा है कि यार हमको पैसा का ज़रूरत है, ये वो इधर उधर का, तो गाड़ी खरीदने के लोन ले लो, होम लोन ले लो, ये लोन ले लो, वो लोन ले लो। तो टीजर लोन इन एंटरप्रेन्योर्स को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि लोन किनको दिया जा रहा है, घर बनाने के लिए ले लीजिए, तो गाड़ी खरीदने के लिए ले लीजिए, मोबाइल खरीदने के लिए लीजिए, है ना। तो ये हमारा गलत है, ठीक। तो इसका आंसर होगा, कौन होगा, सिर्फ एक, ठीक। चलिए आगे देखिए। अगला जो टॉपिक है दोस्तों एनपीए, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हिंदी में बोलते हैं अनर्जक परिसंपत्तियाँ। बहुत आसान है, सिंपल सा टर्म है। देखिए एक टर्म होता है, याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट, ठीक है। ट्विन बैलेंस शीट मतलब देखिए, बैलेंस शीट मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था अकाउंटिंग के लेक्चर में, बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में दो चीज़ हम लोग दिखाते हैं दोस्तों, एक एसेट और एक लायबिलिटी। एसेट का मतलब परिसंपत्ति, कितना आपके पास परिसंपत्ति है। अब अकाउंटिंग का लेक्चर जरूर देखें, जो भी बच्चे ईपीएफओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो ज़रूर देखें अकाउंटिंग का लेक्चर, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे लेक्चर आ रहा है और फ्री कोर्स है, आपको कहीं से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लायबिलिटी मतलब होता है देयताएँ, जितना आपको पैसा देना है, जितना भी आपको देना है और जितना आप संपत्ति है, ठीक है। तो ट्विन बैलेंस शीट मतलब, ट्विन मतलब होता है दो, तो दो लोगों का बैलेंस शीट है। तो किसका किसका, एक बैंक का बैलेंस शीट हमको देखना था और दूसरा बैंक ने जिसको लोन दिया कंपनी को उसका। तो दो लोगों का बैलेंस शीट का प्रॉब्लम, मतलब दोनों का बैलेंस शीट ख़राब हो गया, मतलब उसका बैंक ने क्या किया, इतना उधार में दे दिया कि उसका क्या हो गया, एसेट जो उसका परिसंपत्ति था एकदम ख़त्म हो गया। और कंपनी का जो लायबिलिटी है दोस्तों वापस देने का इतना ज़्यादा हो गया कि दे ही नहीं पाया। तो जब हमारा 2008-9 में इतना ख़राब कंडीशन हो गया था, ठीक है, 2005-6 के आसपास, कि उसी को हम लोग बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट, जिसमें कंपनी का भी बैलेंस शीट ख़राब हो गया और बैंक का भी बैलेंस शीट ख़राब हो गया, ठीक है। उसी को टीबीएस बोलते हैं शॉर्ट में, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। बात समझ में आया, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि एक टर्म होता है IC1 कंपनी बोलते हैं, IC1। तो IC1 का मतलब है इंटरेस्ट कवरेज वन, तो वन ही छोड़ दीजिए कंपनी। तो इंटरेस्ट कवरेज एक टर्म होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब सिंपल है कि कोई भी कंपनी मान लीजिए उधार ली, ठीक है, उधार ली, तो उधार वो ली अगर है तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कंपनी उधार ली होगी कुछ कमाने के लिए, है ना, तो कहीं पैसा लगाएगी वो उधार मिले। अगर बैंक से किसी कंपनी ने उधार लिया तो उस उधारी पे बैंक को उसको वापस में लोन देना पड़ेगा ना उस कंपनी को। तो कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा कंपनी नहीं कमा रही है कि वो जो पैसा उधार ली है उस पर ब्याज भी दे पाए। तो वैसी कंपनी जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि जो उसने उधार लिया उस पर ब्याज भी दे पाए, उसी को हम लोग IC1 कंपनी बोलते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1। अगर IC1 एक से अधिक होगा इसका मतलब वो कंपनी अच्छी है, उसके पास क्षमता है कि जो वो पैसा लिया है उस पर वो ब्याज दे पाएगा। तो IC1 अगर एक से ज़्यादा होगा तो पैसा वो दे पाएगा आसानी से। IC1 अगर ख़राब होगा तो पैसा नहीं दे पाएगा। जैसे IC1 अच्छा है, एक से अधिक है, तो वो है मान लीजिए टाटा। IC1 एक से ख़राब है, वो है तो आपका अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी नहीं, अनिल अंबानी, और दूसरा माल्या। ये सब क्या है, IC<1 कंपनी, ठीक है। तो ट्विन बैलेंस शीट आपने समझा कि बड़े बड़े कंपनी और पब्लिक सेक्टर का बैंक दोनों का बैलेंस शीट एकदम क्या है, बहुत वीक है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में 2020 में क्वेश्चंस था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से, आप समझ में आ जाएगा तुरंत आपको, ठीक है। बोल रहा है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव ए लोन टू। बोल रहा है इससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी कंपनी का रिस्क कितना है, कि बैंक को उसको लोन देना चाहिए कि नहीं। एकदम ये बताता है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको पता चल रहा है, बैंक को पता चले यार ये तो ब्याज का भी पैसा नहीं दे पाएगी, तो उसको बैंक को उसको लोन नहीं देगा, सिंपल। फ्यूचर में अगर कोई बैंक को लोन चाहिए तो नहीं देगा। दूसरा, इट हेल्प्स इन इवेलुएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव टू ए लोन टू। ये भी पता चलेगा कि फ्यूचर में हम उसको लोन दे या नहीं दे, ये भी पता चल रहा है, दोनों चीज़ पता चल रहा है। बोल रहा है कि द हाइयर ए बोरोइंग
firm's level of ICR, the worse is its ability to service its debt। बोला जितना अधिक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कंपनी उधार में लेगी उतना अधिक जो है उसको क्षमता होगा कि वो अपना डेट को पूरा कर पाए। ये गलत है दोस्तों। जितना भैया वो उधार ले लेगी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी वाली उतना तो उसका ख़राब होगा ना क्षमता उधार देने का। तो ये हमारा गलत है। तो 1 2 वही सही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं एनपीए से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड एसेट वो एसेट होता है जिसमें जो भी आदमी उधार लिया है वो उसका मूलधन प्रिंसिपल भी देने का क्षमता है उसमें और उस पर इंटरेस्ट भी ब्याज भी आ रहा है। तो ऐसा पैसा जो उधार दिया गया है तो उस पैसे पे ब्याज भी मिल रहा है और उस पैसे पे मूलधन भी मिल रहा है तो उस पैसे को हम लोग स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। बात समझ में? जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है ना, वो कुछ पैसा उधार दिया किसी को 100 रुपया, तो 100 रुपया पे अगर ब्याज भी मिल रहा है और इसका मूलधन भी मिल रहा है दोनों, तो वैसा पैसा को हम लोग स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। ठीक, उसी तरह एक होता है स्पेशल मेंशन अमाउंट या स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में 0 उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी पैसा जो बैंक ने दिया है उस पैसे पे मूलधन या ब्याज अगर 1 से 30 दिन तक नहीं आया, मतलब आना चाहिए आज, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 30 दिन तक अगर पैसा नहीं आया तो उस पैसा को हम लोग बोल देंगे क्या, ऐसे में 0 में रखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आना था आज, ठीक है, जैसे फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से आपको बताएंगे। कोई पैसा है मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है, अगर मान लीजिए अगले 30 दिन तक आना, आज पैसा वापस आ जाना चाहिए था, बैंकों को मिल जाना चाहिए था, जो उसने उधार दिया 100 रुपये उधार दिया था उसको इस तारीख को वापस मिल जाना चाहिए था, मूलधन भी, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी, ब्याज भी, लेकिन वो पैसा अगले 30 दिन तक नहीं आया तो उसको बोल देंगे ऐसे में 0। अगर मान लीजिए 60 दिन तक नहीं आया पैसा तो उसको बोल देंगे ऐसे में 1। अगर मान लीजिए 90 दिन तक नहीं आया तो उसको हम लोग बोल देंगे ऐसे में 2। ठीक है, लेकिन अगर 90 दिन के बाद नहीं आया तो वो हमारा बन जाता है दोस्तों एनपीए। ठीक है, मतलब कोई भी पैसा अगर जिस दिन वापस बैंकों को मिल जाना चाहिए था, अगर उस पैसे पे ब्याज या उसके बाद प्रिंसिपल नहीं मिला 90 दिन तक, 90 दिन के बाद, तो उस पैसा को हम लोग बोल देंगे एनपीए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पैसे की बात हो गई। लेकिन मान लीजिए कोई किसान अगर लोन लिया है दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग टाइम नहीं देखते हैं कि 90 दिन, हम लोग उसमें देखते हैं कि क्रॉपिंग सीजन, ये फसल का ऋतु के हिसाब से कैलकुलेट होता है। बस ये ध्यान दीजिएगा, फार्म के लोन में हम लोग डेज नहीं काउंट करते हैं बल्कि हम लोग क्रॉपिंग सीजन देखते हैं, क्योंकि किसानी जो होती है दोस्तों, खेती होती है तो वो दिन के हिसाब से थोड़ी ना होती है, वो तो आता है मौसम होता है, मौसम के हिसाब से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो एक क्या बन गया, देखिए एनपीए बन चुका है। ठीक है, बाकी भी आपको बताते हैं। तो एनपीए बन गया है कब, कोई पैसा कब एनपीए बना कि जब उस पर 90 दिन तक वापस नहीं आया, ब्याज भी नहीं आया या मूलधन भी नहीं आया। ठीक है, कोई चीज़ अगर एनपीए रह गया कितने दिन तक, 12 महीना तक, 12 महीने तक एनपीए रह गया तो उसको हम लोग बोल देते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, या हिंदी में बोलेंगे रद्दी या घटिया परिसंपत्तियाँ, जब वो 12 महीने से अधिक एनपीए में रहा। ठीक, उसके बाद सब स्टैंडर्ड बोले। और कोई वही पैसा जो सब स्टैंडर्ड बन चुका है, सब स्टैंडर्ड फिर 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड के ही कैटेगरी में रह गया, तो उस पैसा को हम लोग बोलते हैं दोस्तों डाउटफुल एसेट। क्या बोलते हैं? डाउटफुल। फिर से सुनिए, कोई पैसा अगर 90 दिन तक नहीं आया, वापस आया तो एनपीए बन गया। एनपीए कोई वही पैसा अगर एनपीए के रूप में 12 महीने तक रहा तो सब स्टैंडर्ड, वही पैसा अगर सब स्टैंडर्ड के रूप में 12 महीने तक रहा तो उसको डाउटफुल, और वही पैसा फिर अगर 12 महीने तक रहा तो उसको बोल देंगे लॉस एसेट। तो सबसे पहले कोई चीज़ क्या बनता है, हमने देखा था स्टैंडर्ड रहता है, फिर एसएमए 0, फिर एसएमए 1, फिर एसएमए 2, फिर एनपीए, फिर सब स्टैंडर्ड, फिर डाउटफुल और फिर लॉस। समझ में आया? तो मैंने सब स्टैंडर्ड बता दिया, डाउटफुल बता दिया, लॉस क्या होगा 2 बता दिया, एनपीए क्या होगा ये बता दिया। अब 2 चीज़ है, प्रोविजनिंग और एक होता है ग्रॉस एनपीए। तो देखिए अगर एनपीए बन जाता है दोस्तों
एनपीए का मतलब कि इस पैसे पे 90 दिन तक हमको वापस पैसा उधार ब्याज नहीं मिला है, ब्याज वापस नहीं मिला है। तो आरबीआई का कुछ रूल है, नियम है कि ये बोलता है कि अगर अगर आपका पैसा कुछ एनपीए बन चुका है, इसका मतलब ये आपका समझ लीजिए कि पैसा में आपका दिक्कत है। तो आप क्या कीजिएगा, जितना पैसा आपने मान लीजिए एनपीए के रूप में आपका बन गया, मान लीजिए 5 लाख आपने दिया था किसी को, तो वो पैसा अगर नहीं वापस आ रहा है 90 दिन तक, तो इस पैसे के एवज में आप कुछ पैसा अपने साइड में रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी कुछ होगा तो आप कुछ उससे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो एनपीए में से कुछ पैसा जो है बैंकों को अपने पास अलग से रख लेना पड़ता है, ताकि कोई अगर फ्यूचर में लॉस होगा तो एनपीए से, तो उससे वो टैकल कर लेगी। उसी पैसा को दोस्तों बोलते हैं प्रोविजनिंग। क्या बोलते हैं? प्रोविजनिंग। बात समझ में आ गया? जब भी एनपीए हो जाता है तो आरबीआई बोलती है बैंकों को कि भैया कुछ पैसा आप साइड से रख लो, ताकि फ्यूचर में अगर पैसा वापस एनपीए का नहीं आया तो आपके पास कुछ पैसा तो होगा। तो इससे क्या होगा कि जो अच्छा पैसा है दोस्तों, अब आरबीआई बोल तो दिया बैंकों की कि भैया पैसा अपना रख लो अलग से एनपीए में जो आपका लॉस होने वाला है। अब एनपीए का तो पैसा भैया आ नहीं रहा है, और बैंकों को अपने पैसे में से कुछ पैसा अलग से हटा के रखना पड़ा, उसी को प्रोविजनिंग बोलते हैं। तो उससे क्या हो गया, बैंक अच्छा पैसा बैंकों को साइड में रख लेना पड़ा, तो इससे बैंक को जो फ़ायदा होने वाला था उस पैसे पे वो कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर एनपी प्रोविजनिंग अगर बढ़ाता है बैंक, अलग से पैसा रख लेता है, तो उसका प्रॉफिट जो होने वाला है फ्यूचर में वो नहीं होगा। तो एनपीए में से अगर हम प्रोविजनिंग दोस्तों हटा देते हैं, ग्रॉस एनपीए जितना एनपीए था, मान लीजिए 5 लाख रुपए उसको एनपीए हो रहा था बैंक को, आरबीआई बोला कि चलिए 1000 रुपया साइड में आप रख लीजिए। तो जब ग्रॉस एनपीए कितना हुआ 5 लाख, प्रोविजनिंग कितना हो गया अलग से रखा 1 लाख, तो जो नेट एनपीए बचेगा दोस्तों वो होता है ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग। ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग बराबर नेट एनपीए। और ग्रॉस मतलब टोटल एनपीए, जितना भी एनपीए बैंकों का है, ठीक है, उसमें से प्रोविजनिंग का अगर हटा देंगे तो हमारा बनेगा नेट एनपीए। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए एक चीज़ याद रखना कि जो सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, उसका एनपीए ज़्यादा है किससे? प्राइवेट से। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो एनपीए है दोस्तों वो किसका है? इंडस्ट्री का है, फिर आपका एग्रीकल्चर का है, और फिर सर्विस सेक्टर का है। मैंने फुल निमोनिक याद करवाया था, आईएएस से आपको बनवाया हूँ। आई से ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर और फिर सर्विस। बात समझ में आया? और फिर सबसे कम है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन मतलब जो गाड़ी वाड़ी के लिए हम लोग लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, उसको पर्सनल लोन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस क्या बताया, हो गया। अब है एक लोन राइट ऑफ। जब बैंकों को लगता है यार कि अब मेरा पैसा जो है वापस नहीं आने वाला है, ठीक है, तो वो अपने बैलेंस शीट, कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, पता है आपको, कंपनी कोई भी चीज़ का, बैंक का भी अपना बैलेंस शीट होगा, जिसमें एक साइड वो एसेट लिखेगी परिसंपत्ति, और दूसरे साइड वो लिखती है लायबिलिटी, देयताएं। तो एसेट और लायबिलिटी को दोनों अलग अलग लिखती है। तो देखिए कौन लिखता है? बैंक। तो बैंक जब किसी को लोन देता है तो वो उसका बैंक का पूंजी है ना, क्योंकि उससे उसको ब्याज मिलेगा। तो मान लीजिए वो पैसा अगर एनपीए बन गया तो बैंकों का जो एसेट पहले था वो कम हो जाएगा ना। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों लोन राइट ऑफ, जिसमें बैंक क्या करता है, जो एसेट साइड से जो ये हमारा एनपीए बन गया था उसको वो हटा देता है, ताकि मेरा एसेट अगर कम हो जाएगा तो उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तभी इसी को बोलते हैं लोन राइट ऑफ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, भले बैंक ने अपने बैलेंस शीट में दिखा दिया कि वो मेरा एनपीए बन गया और एसेट से उसको घटा दिया, लेकिन वो अपना पैसा उस आदमी से वापस लाने के लिए मेहनत करते रहता है। ठीक है, तो जब भी कंपनी लोन राइट ऑफ करती है, मतलब अपना खाते से एनपीए को हटा देती है बैंक, कि मेरा ये एनपीए नहीं है, क्योंकि एनपीए अगर दिखाएगा कोई भी बैंक, हम इतना रुपया दिए थे वापस नहीं आया, तो कोई भी निवेशक जो इस बैंक में निवेश करना चाहता है वो बोलेगा अरे यार तुम तो एक नंबर का गधा आदमी है, तुम्हारा इतना बैंक में एनपीए है तुम्हारा, तो हम तुम्हारा बैंक में इन्वेस्ट क्यों करेंगे, है ना। इसीलिए बैंक इससे बचने के लिए दिखा देती है कि यार मेरा एनपीए कुछ है नहीं। ठीक है, तो लोन जब राइट ऑफ होता है तो इससे क्या होता है, एनपीए बैंकों का घट जाता है। ठीक है, और एसेट भी, पूंजी भी घट जाता है।
रीस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होता है? रीस्ट्रक्चर मतलब दोबारा उसको संगठित करना, दोबारा उसको बनाना, स्ट्रक्चर करना, है ना। जब बोलते हैं ना, जब आपने कोई आंसर लिखा, कुछ आंसर राइटिंग किया, तो कमेंट में आता होगा कि रीस्ट्रक्चर योर आंसर, मतलब आप अच्छे से उसको लिखिए। तो रीस्ट्रक्चर लोन मतलब जो लोन दे दिया जा चुका है, अगर सामने वाला आदमी नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो हम उसको ब्याज में कुछ चेंज कर देंगे। कुछ अभी मान लो 10 साल में उसको पेमेंट करना था, बोलेंगे ठीक है यार तुम 10 साल में नहीं 20 साल में देना। तुम 8% पे लिया था तो कोई नहीं, तुम 7% पे देना। उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर लोन, ठीक है। स्ट्रेस्ड एसेट क्या होता है? तो एक फार्मूला है, स्ट्रेस्ड एसेट मतलब एनपीए में लोन राइट ऑफ, जितना लोन एनपीए आ रहा था नहीं आ पाया उसको लोन राइट ऑफ बोलते हैं। और जिस लोन को हम लोग रीस्ट्रक्चर किए थे, तीनों को जब जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? स्ट्रेस्ड एसेट, ठीक है। NLR याद रखना है, तो LRN याद कर लीजिए। कैसे भी याद करिए, लेफ्ट राइट नॉर्थ, ऐसे याद करिए, लेफ्ट राइट नॉर्थ, ठीक है। तो लेफ्ट मतलब लॉस्ट, लोन राइट ऑफ, R मतलब रीस्ट्रक्चर, N मतलब NPA, ठीक है। उसको क्या होता है? स्ट्रेस्ड एसेट, ठीक है। उसके बाद OTS विथ हेयर कट। OTS मतलब वन टाइम सेटलमेंट विथ हेयर कट। देखिए कोई बैंक है, ठीक है, माल्या को पैसा दिया, कितना दिया? 10,000 रुपये। अब बैंक को लग रहा है ये माल्या जो है ना 10,000 वापस नहीं कर पाएगा, ठीक है, और दे भी नहीं रहा है बहुत समय से। तो बैंक बोलेगा देखो तुम ऐसा करो भैया कि 10,000 नहीं, तुम हमको 6,000 ही दे दो, एक बार में 6,000 दे दो, ख़त्म करो, और 4,000 रुपये हम मान के चलेंगे, या 4,000 रुपये कुछ मेरा था ही नहीं, ठीक है। उसको बोलते हैं OTS विथ हेयर कट, मतलब एक टाइम सेटलमेंट कर दो, 6,000 दे दो, 4,000 हम हेयर कट के रूप में मान लेंगे। मतलब जैसे कि आप बाल कटवाने गए तो बोल देंगे भैया हमको इतना बलवा काट के उड़ा दो, ये वाला बलवा रहे दो, हम मानेंगे कि मेरा इतना ही बाल था पहले, ठीक है, ये लड़की है, ये लड़की, इसका बाल है, तो इतना बलवा कट के रख दो, ये वाला बलवा उड़ा दो, ठीक है, हम सोचेंगे यही है। तो उसी तरह इसी को बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट विथ हेयर कट। तो हेयर कट इसमें कितना हुआ था? 4,000 रुपये मान के चलेगा, बैंक गया मेरा, ठीक है, मेरे पास 6,000 रुपये ही था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए। अगला है ईवर ग्रीनिंग ऑफ लोन। ईवर ग्रीन मतलब क्या होता है? हमेशा सदाबहार रहना। तो जब भी कोई उधार लेने वाला व्यक्ति पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन ले लेता है, उसको चुकाना था, मान लीजिए कोई माल्या है, कोई आदमी है, उसको 10,000 रुपये चुकाना है। ये आदमी राम से किसी आदमी ने 10,000 रुपये लोन लिया, अब ये चुका नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा? श्याम से ले लेगा लोन 11,000 और 10,000 रुपये इसको दे देगा, और 1,000 से अपना काम करेगा। फिर श्याम पैसा मांगेगा, भैया दो मेरा 11,000। तो ये आदमी क्या बोलेगा? ठीक है, मोहन से पैसा ले लेते हैं 15,000 रुपये, तो इसको दे देगा 11,000, और फिर 4,000 अपने पास रखेगा। फिर मोहन जब पैसा मांगेगा तो किसी और से ले लेगा। इसी को बोलते हैं ईवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स, जब कोई बोरोवर पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया उधार लेता है, ठीक। अगला देखते हैं आत्मनिर्भर के बारे में, क्वेश्चन आत्मनिर्भर भारत के बारे में। तो इसमें भी वही था कि भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत में, पता है आपको, कोरोना के टाइम में बहुत सारा इंडस्ट्री को बंद हो गया, तो सरकार ने बोला कि ठीक है, लोन हम अभी आपसे जो भी आपको लोन का पैसा वापस देना था उसमें हम आपको मोरेटोरियम दे रहे हैं, मतलब अभी आप पैसा मत दीजिए, आप थोड़े समय के बाद दे दीजिएगा वापस, ठीक है। तो 6 महीने का, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, बस याद रखिएगा। आपको लोन, ऐसा नहीं है कि लोन आपको नहीं देना पड़ रहा है, लोन आपको देना पड़ रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद आप लेंगे, ठीक है। तो ये वेविंग नहीं है कि लोन देंगे ही नहीं, आपको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ पहले टर्म आता था इम्पोर्टेंट था, जैसे कि अब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहले कुछ टर्म इम्पोर्टेंट था दोस्तों, जैसे S4A क्या है, वो आपका नया का अब टॉपिक अपना है ही नहीं, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी का इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। याद आपको याद रखना है कि KV कामत रिपोर्ट बना था, KV कामत, वो बोला था कि कोरोना के समय में बहुत सारे कंपनी जो है पैसा उधार नहीं दे पा रही क्योंकि उनका फैक्ट्री बंद हो चुका है। इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि लोन को किस तरह से रीस्ट्रक्चर करना है, ब्याज में क्या चेंज करना है, तो वो कीजिए। याद रखिए KV कामत बना था लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, बस इतना ही।
उसके बाद ये चीज़ याद रख लीजिएगा, रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क बना था 1.0 2.0, ठीक है। तो केवी कमर्स ने जब सलाह दिया था ना कि भैया बड़ी बड़ी कंपनी जो है उधार नहीं दे पा रही है क्योंकि कोरोना में उनका बिजनेस ठप हो गया था, तो सरकार ने फिर इसको डील करने के लिए आरबीआई ने अलग अलग गाइडलाइंस लेके आया। तो एक लेके आया रिजोल्यूशन 1.0। इसमें क्या था कि बड़े बड़े कंपनी को ये फैसिलिटी दिया गया कि उनका जो है जो भी उधार लिए हैं उनको हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। 2.0 में इंडिविजुअल आदमी पे दिया गया, छोटे छोटे कंपनी पे दिया गया है, ठीक। तो इसमें वही है कि जो अगर कोई आदमी है लोन अगर नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो उसका हम लोग मतलब जेन्युइन तरीक़ा से बिज़नेस अगर ठप हो गया या कुछ हो गया तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा लोन भी दे सकते हैं कि चलो ठीक है तुमको बिज़नेस ठप हो गया तो ले लो, थोड़ा पैसा ग्रो हो जाएगा तब दे देना, या फिर अभी नहीं दे पा रहे तो कोई नहीं 2 साल बाद दे देना, या इतना ब्याज नहीं दे पा रहे हो तो थोड़ा चलो कम कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको बोला था कि मार्च एंड तक आपका मृणाल का कंप्लीट करवा दूंगा, तो करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके करवा दूंगा, ठीक है। सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है दोस्तों मेरा, तो उसमें मैं ज़्यादा को जो है पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो देखते रहिए चैनल जीरो आई सब देख रहे थे, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और पढ़ते रहिए और मन लगा के मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, हैव ए नाइस डे।